नमस्कार। एक बार फिर से मदरसों पर महाभारत छिड़ चुकी है। कुछ दिन पहले असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था सरकारी मदरसों को बंद करने की बात, और आज मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर ने, जो अक्सर विवादित बयानों के लिए जानी जाती है, सुर्खियों में रहती है, उन्होंने कहा है मदरसों को दी जाने वाली सरकारी मदद को बंद कर देना चाहिए क्योंकि सभी आतंकी मदरसों से ही निकलते हैं। जाहिर सी बात है कि विपक्ष इस बयान पर आग बबूला हो रहा है, कह रहा है कि दरअसल ये आरएसएस का हिंदुत्व वाला एजेंडा है जो लागू किया जा रहा है। इस्लामिक संगठन और खासकर मौलाना भी बीजेपी पर अब हमला बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है। और इसीलिए आज हमारा हैशटैग है मदरसे पर बवाल, ये हमारा हैशटैग है। और इसके पीछे दरअसल छिपा हुआ है सियासी समीकरण का सवाल। समझिए इस बात को, मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, उपचुनाव होने हैं। बिहार में चुनाव का ब्यूगल बज चुका है और बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और तीनों जगहों पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लिहाजा मदरसों के नाम पर सियासी घमासान काम पर तो ये तो होना ही था। पर आज समझिए आज की बहस के सवाल क्या है। पहले, असम में मदरसे होंगे बंद और एमपी में आतंक से संबंध, क्या ये केवल ध्रुवीकरण की राजनीति का हथियार है या कुछ और है इसमें। दूसरा, मदरसे के नाम पर वोट बैंक वाले काम पर, इसलिए सच का सामना करने से कुछ लोग घबरा रहे हैं। तीसरा सवाल, विदेशी फंडिंग, जिहादी सोच, इसलिए जांच से करे मदरसे वाले संकोच। सबका साथ सबका विकास बोलने वाली बीजेपी अब चाहती है मदरसा मुक्त भारत हो जाए, तो फिर प्रधानमंत्री की उस बात का क्या हुआ कि एक हाथ में कुरान होगा, दूसरे हाथ में कंप्यूटर होगा। और पांचवा सवाल, मदरसों के आधुनिकीकरण से दिक्कत क्यों, मतलब वोट बैंक के मजबूर मुसलमानों को रखे तरक्की से दूर। आगे बढ़े उससे पहले देखिए किस तरीके से छिड़ चुका है सियासी घमासान, किस तरीके से मदरसों पर महाभारत हो चुका है शुरू। देखिए, बहुत सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In my opinion, teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So, if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the. तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा साजिद रशीदी और प्रमोद तिवारी ने भी क्या कहा था, पर हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर यासिर जिलानी बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में जुड़ चुके हैं, वीएचपी के नेता विनोद बंसल जुड़ चुके हैं, हमारे साथ संजीव कौशिक राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस पार्टी का बचाव करते हैं, धर्मवीर चौधरी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के नेता है, और माजिद हैदरी इस्लामिक स्कॉलर है, कश्मीर में पत्रकार है। सबसे पहले यासिर जिलानी, मेरा एक सुझाव है कि राजनाथ सिंह या ऐसे लोगों को गृह मंत्रालय देने से अच्छा उषा ठाकुर को गृह मंत्री बना दीजिए, क्योंकि राजनाथ सिंह तो गृह मंत्री होते हुए कहते थे कि देखिए मदरसों में आतंकवाद की फैक्ट्री नहीं चल रही है, पर उषा ठाकुर के पास जो जानकारियां हैं और जो जानकारियां वो दे रही है सार्वजनिक रूप से, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या केंद्रीय कैबिनेट में उनको गृह मंत्रालय देने का कोई प्लान बनाया है यासिर जिलानी आपने? देखिए, ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात आप कह रहे हैं। कौन क्या कह रहा है और केंद्र की जो सरकार है उसके नुमाइंदे क्या कह रहे हैं, उस पे हमें फोकस करना चाहिए। हमारा इरादा शुरू से रहा है कि हम मदरसों को हाई लेवल पे लेके जाएं। देखिए, अभी आसाम का मामला आया था, उसमें भी विपक्ष ने तरह तरह की बातें कही, तरह तरह के इल्जाम लगाए, लेकिन आपने वहां भी देखा होगा कि हमने अपग्रेड करने की बात कही, हमने मदरसों को हायर स्टडीज के साथ मिलाने की बात कही। हम चाहते हैं कि भारत के जनमानस जो तमाम लोग हैं और जो मदरसे और जो स्कूल की बात आ रही है बार बार, यासिर जिलानी,
सभी आतंकी, आवाज मेरी मिल रही है? यासिर जी, जिलानी, जी। मुझे स्क्रीन पर लाइए यासिर जिलानी के साथ। यासिर जिलानी, मेरा सवाल आपसे ये है कि सभी आतंकी मदरसे से निकलते हैं, ये बयान से, इस बयान से कैसे अपग्रेड किया जा रहा है मदरसों को? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको स्टेट रिकॉग्निशन मिली है और योगी जी ने उनको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक भेजी है। तो अगर वहां से आतंकवादी निकल रहे हैं तो उनको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक क्यों भेज रहे हैं आप? नहीं, देखिए शहजाद जी, देखिए किसने क्या कहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनका क्या महत्व है संगठन के अंदर, क्या वो लाइन दे रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमारे गृह मंत्री ने कुछ कहा, हमारे देखिए उनका बयान, उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया है, उस बयान को देखना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत बयान ऑफ कोर्स उनका अभी थोड़ी देर में मुझे लगता है आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि करती कोई भी आज के डेट में इस तरह का बयान देगा जो इस बयान से एग्री करती नहीं करती। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मूल, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है शहजाद जी, सबका साथ, विकास और विश्वास। और इसमें 1.25 अरब जनमानस आते हैं। 1.25 अरब जनमानस का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और वो जब मिलके एक भारत जो गुलदस्ता है उसको गुलदस्ता बनाते हैं। समझ गया मैं तो आपकी मुझे बात, समझ लगता गया है किसी के ऊपर इस यासिर, मैं तरह आपकी का बात समझ गया। माजिद हैदरी को आवाज जा रही है मेरी? माजिद हैदरी को, माजिद हैदरी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में और केंद्र में 2006 में। आईबी की रिपोर्ट गई महाराष्ट्र सरकार को, वहां पे कहा गया होम डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र के कि जलगांव, नासिक, ठाणे, कोल्हापुर, मालेगांव, पुणे, इनकी मदरसों पर सर्वेलेंस किया जाए क्योंकि वहां पर तालिबानी कल्चर और टेररिज्म की फैक्ट्रियां चल रही है। तो कांग्रेस के जमाने में जब आईबी रिपोर्ट दी जाती है तब तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए होता है। अगर ये बात कोई भाजपा का नेता या भाजपा का प्रशासन कह दे तो फिर हिंदू राष्ट्र की ओर हम कूच कर रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? शहजाद साहब, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। मालेगांव का नाम लिया। मैं आपको बता दूं, मालेगांव में सबसे पहले जो पकड़ा गया था एक आदमी, उसका नाम सलमान फारसी या सलमान हाफिज था। वो 8 साल जेल में रहा और 8 साल के बाद वो बेगुनाह रिलीज हुआ क्योंकि पता चला कि वो सेफरन टेरर ने मालेगांव ब्लास्ट किए थे। तो इस तरीके के इनपुट, गलत तरीके के इनपुट मुसलमानों को फंसाने के लिए आते रहते। लेकिन मैं आगे बात ले जाने से पहले एक चीज बता दूं कि इस देश की सभ्यता रही थी कि यहाँ पे गुरुकुल और मकतब, गुरुकुल हमारे हिंदू भाइयों को पढ़ाते थे, मकतब हमारे जो मुसलमान भाइयों को पढ़ाते थे, अंग्रेजों के जमाने में थी, तब से परंपरा चलती आ रही थी। लेकिन अचानक पिछले 6 सालों में ऐसे हालात बन गए कि जेएनयू भी एंटी नेशनल है, वहां से भी टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, मदरसों से भी टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, मुसलमान गोश्त क्यों खा रहे हैं, बॉलीवुड पिक्चरें क्यों बना रहा है, बॉलीवुड में खान लोगों का राज क्यों चलता है। इन सब चीजों पे जो आप देखिए, ये जो डिबेट हो रही है ना आजकल, किन चीजों पे हो रही है। और यासिर जिलानी साहब, मुझे पहले बता दें, क्या ये अपने बीजेपी के इस पार्टी लीडर की इस स्टेटमेंट को मानते हैं कि आतंकी जो हैं वो मदरसे से निकलते हैं, सब आतंकी मदरसे निकलते हैं? क्या ये स्टेटमेंट मानते हैं? और यासिर जिलानी साहब, ये हालात क्यों है इस देश में कि जेएनयू भी टेररिस्ट है, मदरसा भी टेररिस्ट है, मुसलमान गोश्त खा रहे हैं, बॉलीवुड क्यों चल रहा है? ये क्या चल रहा है इस देश में? कश्मीर के मदरसों से जब आतंकवादी पकड़े गए हैं तो इसमें मैं आप पे टारगेट नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई को भी भारत को समझाइए कि आपके कश्मीर से ही जो अभी पिछली रिपोर्ट आई है उसमें भी आतंकवाद में वो मुलविस रहे हैं। तो आप एक सेकंड, मैं आपको रिपोर्ट के बारे में आपने जिक्र किया है यासिर जिलानी, मैं एक और रिपोर्ट दिखा देता हूं। मदरसे हैं वो आतंकवाद प्रोड्यूस ठीक है, मैं आगे दूसरे मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले देखिए कि केरल और बंगाल में किस तरीके से मदरसों की करतूतों को सामने लाने का काम सरकारों ने किया है, किस तरीके से सामने आए। 2018 में एक स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा हुआ कि केरल के जो मदरसे हैं, ग्राफिक्स फायर कीजिए प्लीज, उसमें आप देख सकते हैं कि वहां भी तालीम दी जा रही थी। कालीकट, कोझिकोड के मदरसों में यह तालीम दी जा रही थी। ये वही तालीम है जिसमें खिलाफत की भी तालीम दी जा रही थी और ये वही खिलाफत है जिसकी तालीम आईएसआईएस भी देता है। तो समझिए इस बात को। बंगाल के भी मदरसों को लेकर एक आतंकी कनेक्शन निकला था। बर्दवान ब्लास्ट में शामिल था आतंकी जो मदरसे में पढ़ा लिखा था, यह बात कही गई थी और केंद्र की सरकार ने बंगाल सरकार को बाकायदा चेतावनी दी थी कि मदरसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मदरसों का टेरर लिंक है, यह केंद्र सरकार ने लिखित में दिया था। तो बंगाल और केरल के खासकर मदरसों पर एक रेडार रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज का। मैं आगे अपने मेहमानों की ओर रुख करना चाहता हूं। संजीव कौशिक जी, मुझे आप बताइए, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, कांग्रेस को भी यह अंदेशा था कि आतंक के बीज जो है, कुछ बीज कुछ मदरसों में पाए जाते
कहते हैं कुछ फैक्ट्रियां चल रही है आतंकी सोच की, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर कार्रवाई करती है, उनके नेता कोई बयान देते हैं, तो क्या वोट बैंक राजनीति की यह सहूलियत है कि जो बात आप कहते थे सत्ता में, अब आज उसका मुखालफत आप करेंगे, उसका विरोध करेंगे? संजीव कौशिक। सजाद भाई, पहली बात कि उषा ठाकुर कौन है, उनके कुछ स्टेटमेंट को याद कर ले तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जेएनयू में नारे के बाद में उन्होंने कहा था कि कन्हैया की मां ने देशद्रोही इसलिए कन्हैया बन गया क्योंकि उसकी मां ने लोरी सुनाते वक्त देशभक्ति के गाने नहीं सुनाए थे। उन्होंने गर्वों में अल्पसंख्यकों को कार्ड दिखाने और उनको ये कहा था कि आप अपनी मां और पत्नी के साथ आइए, फिर गर्वों में आपकी एंट्री होगी। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो है वो शॉर्टकट का रास्ता अपनाती है अपने तरक्की के लिए, जिसके चलते बाद में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये उलूल जुलूल बयान देने वाली ये मंत्री जानते हैं क्यों ऐसा बयान देती हैं? क्योंकि शीर्ष स्तर का नेता ही इनको शह देता है और इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है। पहली बात यह है कि अभी याशिर जिलानी भाई बोल रहे हैं कि नहीं, इनके बातों से वो सहमत नहीं है। वो खुलेआम कहेंगे कि ऐसे लोगों को दंडित किया जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा और इनसे जारी की जाएगी। एक सेकंड संजीव कौशिक, पूरी बात नहीं, मैं आप ही से बात कर रहा हूं। संजीव संजीव कौशिक, इस तरीके से नहीं, मैं आपको सवाल भी पूछूंगा, आप एक तरफ बात नहीं करेंगे। अगर यह बयान ऊल जलूल है तो क्या कांग्रेस के जमाने में जो आईबी रिपोर्ट गई थी, जब कांग्रेस के जमाने में मदरसों पर कार्रवाई की गई थी, अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई थी, क्या वो भी ऊल जलूल थी क्या? या वो जब हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक था? आज जो हो रहा है वोट बैंक के नजरिए से आपको शुतुरमुर्ग बनना है। आप कुछ मदरसों में यदि गलत गतिविधियां हैं और उसमें वो संलिप्त पाए जाते हैं, निश्चित रूप से उन्हें चिन्हित कीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये ठीक वैसा ही हुआ कि यदि मां के कोख से कोई आतंकवादी पैदा होता है तो सारे कोख को ही मार दो और कोख में ही खत्म कर दो, बच्चे पैदा ही मत करो। ये उस तरह की बात होगी। मदरसों, सारे मदरसों को बंद करने की बात क्यों करते हैं? और आप जोड़ते हैं उसको असम से लाके यहाँ जोड़ने की बात विनोद बंसल, उषा देवी ने कहा है कि सरकारी मदद, ऐसी संस्थानों को सरकारी मदद बंद कर देनी चाहिए। यही कदम असम की सरकार ने उठाया है। और जाहिर सी बात है, अगर धार्मिक टीचिंग देनी है तो अपने खर्च पर कीजिए। तो बात तो ये सही है ना, बुनियादी बात, प्रिंसिपल पर तो बात सही है ना कि अगर सरकारी पैसे खर्च करने हैं तो कोई धार्मिक टीचिंग नहीं दी जा सकती, या सबकी धार्मिक टीचिंग दी जाएगी? गीता भी पढ़ाया जाएगा, बाइबल भी पढ़ाया जाएगा। विनोद बंसल, महत्व की बात है आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, अधिकार दिया हुआ है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि वो आर्टिकल 29-30 के रेफरेंस देकर के जिस तरह के ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उसमें जिस माइनॉरिटी को की बात की गई है, उस माइनॉरिटी को संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया, इसको संसद ने कहीं डिफाइन नहीं किया, किसी लॉ में कोई डिफाइन नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, मुसलमान पॉपुलेशन, दैट इज द ओनली एंड ओनली माइनॉरिटी रिलीजन। अदरवाइज जो अगर माइनॉरिटी कमीशन की भी बात करो तो माइनॉरिटी कमीशन की डेफिनेशन में वो 6 रिलीजन आते हैं, जिसमें से 5 रिलीजन को इस देश के अंदर कोई तकलीफ नहीं हुई। उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उनके काम करने के तरीके, उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में आज तक कभी किसी ने मांग सुनी है क्या? कहीं नहीं सुनी। लेकिन अगर बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान की बात होती है और उनको कह के पुकारा जाता है। आखिरकार ये देश के साथ दुराव और ये जो दोहरा मापदंड कब तक चलेगा? और जो अधिकार इन तथाकथित अल्पसंख्यकों को दिए हैं, वो बहुसंख्यकों को उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। दुनिया के अंदर एकमात्र देश है भारत। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक बात। दूसरी बात, ये मदरसों की बात आता हूँ। मदरसों के अंदर मैं आपको कुछ 5-7 उदाहरण देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आपके दर्शक जानते हैं अच्छी तरह से कि अभी लेटेस्ट जो है श्रीनगर में वो जो सोफिया का जो मदरसा था, उसके अंदर 13 जो है ना आतंकवादी पनपे थे, वहां से पैदा हुए थे। भाई साहब, माजिद इदरीस का जवाब देंगे जम्मू कश्मीर से। जवाब देने से पहले एक बार मेरी बात को पूरी होने दीजिए। बंगाल के अंदर पूरे जो बांग्लादेश की सीमा है, उस सीमा से लगे हुए जो है क्षेत्र में पूरे मदरसे जो है कुकुरमुत्तों की तरह उगाए हैं। अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, नेपाल से जुड़ी जो सीमा है, हमारे 20 जिले हैं भारत के, उन भारत के 20 जिलों में बड़े पैमाने पर मदरसे आतंकवादी गतिविधियों के केंद्र बने हुए हैं। और वो जो नेपाल में जो कुछ हो रहा है, नेपाल में उनको जो टेरर लॉन्च पैड बनाए गए हैं, उनको सपोर्टिंग पैड यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, और यहाँ आपने 3-4 पॉइंट उठाए, एक सेकंड जवाब लेने दीजिए। नोमैंस लैंड है, जहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहता, लेकिन मुसलमान बड़ी मदरसे और जवाब लेने दीजिए। विनोद जी, जवाब लेने दीजिए। ठीक है, अंतिम बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मुसलमानों को ये कहा जाता है कि ये आर्थिक रूप से पिछड़े हैं।
मैं कहता हूँ ये पिछड़े लोगों के पास में मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए 5 स्टार। ठीक है, जवाब लेने दीजिए अब इस बात का, जवाब लेने दीजिए। 5 स्टार ठीक है सर, विनोद जी जवाब लेने दीजिए। माजिद हैदरी, विदेशी फंडिंग, जिहादी सोच पर जांच से क्यों संकोच? जांच होने दीजिए और सरकार के पूरी सर्विलेंस में आने दीजिए ना। कोई अपनी मर्जी से भी चलाना है, वहां पर वहाबी इस्लाम की पार्ट भी पढ़ाना है, नफरत का पार्ट भी पढ़ाना है, फिर सरकारों से दूर भी रहना है, फंडिंग भी चाहिए आपको। इस तरीके से थोड़ी चलेगा, संविधान के बाहर थोड़ी ऑपरेट करेंगे आप। बोलिए। देखिए शहजाद भाई, ये मदरसे जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। जब इंटेलिजेंस एजेंसीज या गवर्नमेंट का राडार माइनॉरिटी पर इतना है, तो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है उनकी शाखाओं पर क्यों नहीं, उनकी पाठशालाओं पर क्यों नहीं, शाखाओं का कौन सा इन्वॉल्वमेंट रहा है टेरर एक्टिविटी में? क्या बात करते हैं आप विनोद बंसल? शाखा का प्रोडक्ट था, शाखा में कोई शेयर मिला था क्या? शाखा का अंदर बनाते हैं क्या? संघ की शाखा सारी की सारी ओपन पार्क में लगती है भाई साहब, आप कभी जाके देखिए संघ की शाखाओं में, जाके देखो करता है और करता है, पार्कों में करता है। कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई आतंकवादियों को नहीं पहुंचता। वो देश के दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए वो राष्ट्रवादी तैयार करता है, राष्ट्र निर्माणियों की फौज है वो। संघ से कुछ सीख लो भैया, संघ का नाम लेने से पहले अपने मदरसों के अंदर। ठीक है धर्मवीर चौधरी, बहुत देर से रुके, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। धर्मवीर चौधरी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। केंद्र की सरकार ने लिखित में दिया था बंगाल की सरकार को, जी किशन रेड्डी का पत्र भी है कि सरकार को बताया जा रहा है कि JUMB जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है वो इस्तेमाल कर रही है इन मदरसों का अपने नफरत को फैलाने के लिए। क्या आज आप सेकुलरिज्म के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर आंख मूंद कर बैठे रहेंगे क्योंकि आपको एक वोट बैंक को रिझाना है, क्योंकि एक वोट बैंक की इतनी चिंता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर? बोलिए धर्मवीर चौधरी। शहजाद भाई, ये जो सरकार भारत में चल रही है, जो आदरणीय मोदी जी कहते थे कि हम एक के बदले में 15 सीस काट के लाएंगे, दाऊद को पकड़ लेंगे, और ये जो मदरसों की बात चल रही है, मैं ऊषा ठाकुर के उस बयान पे आना चाहता हूं जो कह रही हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। तो मुझे आप ये बताइए कि ये संविधान की शपथ लेकर के और बिना भेदभाव के जो शपथ संविधान की लेती हैं, और ये चुनाव के समय में इनका बयान क्यों आया है? और अगर आया है तो इनको, इनकी सरकार है, ये चिन्हित करे और उनको बंद करा दे। लेकिन ये जो चुनाव के समय में तुष्टीकरण की राजनीति ऊषा ठाकुर कर रही है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की बात कर रही है, कौन कर रहा है? यासिर की पार्टी कर रही है, आप कर रहे हैं? बयान इस तरीके के यासिर की पार्टी तुष्टीकरण कर रही है कि आप कर रहे हैं? खिलवाड़ कौन कर रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ? नहीं, आप गारंटी लेंगे तमाम मदरसों का? बोलिए सर। ये ऊषा ठाकुर का बयान कर रहा है, और अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है सिंह यादव, तो आप अखिलेश उसको यादव करिए और कांग्रेस उसको बंद पार्टी, कराइए। जिनका वोट बैंक है एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा बयानबाजी से तबका, काम थोड़ी वो चलेगा। आप बंद कराइए उसको। आजादी के बाद से अब तक का इतिहास उठा के देख लेंगे और 80 के बाद से अब तक का इतिहास उठा के देखें। 80 से पहले कांग्रेस ने तुष्टीकरण का मुजाहरा करके मुसलमानों को बेवकूफ बनाया, और 1980 के बाद जो रीजनल दल हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, और तमाम रीजनल दल, जनता दल, जितने भी सूबों में अलग अलग रीजनल दल उभर के आए, उनका एक ही वोट बैंक रहा है, वो मुसलमान रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति रही है, उनको बेवकूफ बनाना, उनका वोट पाना, ये इन लोगों का मकसद था। अब जो मौजूदा सरकार है उसने ये सारी जो खाई है, इन्होंने बहुत लंबी चौड़ी कर दी थी, उसको पाटने का काम कर दिया है। उसने मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने की जो ख्वाब दिखाया है, उसकी वजह से ये बौखलाए हुए। धर्मवीर जी, लगता है कि तुष्टीकरण की बात कर रहे हो, काम कर रही है, तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, यासिर काम कर रहे हैं मुसलमानों के यासिर। लिए। धर्मवीर जी को याद दिला दूं, इन्होंने टिकट दिया याकूब कुरैशी को, एक नहीं 2 बार, जिसने कहा कि चार्ली एब्डो के कार्टूनिस्ट का गला कलम करने वाले को 51 करोड़ देंगे। तुष्टीकरण कौन कर रहा है सर? बोलिए धर्मवीर चौधरी, क्यों दिया आपने टिकट याकूब कुरैशी को? नहीं, 51 करोड़ दिए थे। बोलने बात की थी, तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में की है। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, उसी के पेरिस के अटैकर्स को मारने वालों, बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। ये हिंदू और मुसलमान आप लोगों ने टिकट दिया, भाई से भाई को लड़ा करके
ये राजनीति ये याकूब कुरैशी भाई और भाई में प्यार करवा रहे थे। अगर इस देश के लिए नागनाथ है, ये लड़ाई और भाई भाई को लड़ाने का काम जो रीजनल दल रहे हैं उन्होंने किया है। ये दोनों की नीति और रीति भारतीय जनता पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1.25 अरब जनमानस के अंदर अपने आप को स्टैब्लिश उसने किया है। और अभी से नहीं, जब से संघ के बाद जनसंघ के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जब उदय हुआ, उस वक्त से वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। और आज उसी का नतीजा है कि मोदी 2 भी बम्पर वोटों से चुनाव जीत के मोदी 2 आए हैं। सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में आई है। माजिद हैदरी और विनोद बंसल, माजिद हैदरी और विनोद बंसल, ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। और माजिद हैदरी और विनोद बंसल अब स्क्रीन पर आएंगे। ये भी भारत की जनता ने बता दिया। माजिद हैदरी, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये देश शरिया से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और संविधान को और राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई चुनौती देगा, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो कोई भी और तंजीम हो, उसको बंद करवाना होगा। माजिद हैदरी, जो कश्मीर में जो मदरसे चल रहे हैं, जिसका जिक्र विनोद बंसल कर रहे थे, आप जाएंगे उनको बंद करवाने? काश इस देश में शरीयत होती ना, तो हर घंटे में 4 महिलाओं का बलात्कार नहीं होता। अच्छा, आपको अब शरीयत चाहिए इस देश में? इनको इस देश में शरीयत चाहिए विनोद बंसल? अब इनको केवल मदरसे नहीं चाहिए, गली गली कोने कोने में केवल अवैध मदरसे नहीं चाहिए, अब इनको शरीयत नहीं चाहिए। बलात्कारी के लिए सजाए मौत की सजा लाओ, शरीयत से सीख के लाओ, सेक्युलर संविधान में लाओ, बलात्कारी को सजाए मौत की सजा दो। फिर देखो देश के अंदर से संविधान समाप्त हो। ये चाहते हैं कि भारत के अंदर से न्याय व्यवस्था समाप्त हो। ये चाहते हैं कि मजबूत होता है कानून हो। ये चाहते हैं कि मुल्ला का राज हो। अरे यासिर कुरैशी, पहले बोलो, उषा ठाकुर की निंदा करते हो या पूजा करते हो? मुझे बताइए, आप उषा ठाकुर की पूजा करते हैं या निंदा करते हैं? पहले ये बताइए। अपना ड्रामा बंद कीजिए। आप 2 चीजें शरीयत से ले आइए बस। बलात्कारियों के लिए सजाए मौत, भ्रष्टाचारियों के लिए सजाए मौत। फिर देखिए देश कितना। विनोद बंसल और माजिद हैदरी, विनोद बंसल एक सेकंड, विनोद बंसल माजिद हैदरी से संवाद करना चाहता हूं। माजिद हैदरी सुन लीजिए, माजिद सुन लीजिए, एक तर्क दे रहा हूं। माजिद एक सेकंड, विनोद बंसल एक सेकंड। माजिद हैदरी, आपको पाकिस्तान तो वैसे बड़ा प्यारा है। पाकिस्तान में एक लीडर थे, दोनों को साथ में रखो, पाकिस्तान में एक लीडर थे जनरल परवेज मुशर्रफ, राष्ट्रपति भी थे। उन्होंने कहा कि मदरसों का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए होता है। केन्या, पाकिस्तान, कई सारे मुल्क अफ्रीका के, वहां पर जो आतंकी हमले हुए वो मदरसों में उसकी प्लानिंग हुई। पेरिस में अब जो अटैक हुआ उसमें भी पता चला कि एक फतवा दिया गया था, एक मस्जिद को बंद कर दिया गया। आप रूल आउट कर रहे हैं कि मदरसों में कहीं कुछ ऐसी कार्रवाई नहीं होती, कहीं पर भी कुछ नहीं होता? आप गारंटी ले रहे हैं माजिद हैदरी? जी, मदरसों में पनप रहा आतंकवाद है क्या? पता करो, कहीं चुनाव है क्या? ये तो भारत में मदरसों में तो रणनीति मदरसों में तो कुछ अवैध होता ही नहीं है विनोद बंसल। मदरसों में आतंकवाद होता है जब चुनाव आते हैं, क्योंकि भाजपा के पास बिहार के लिए कोई मुद्दा नहीं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस पे भरोसा होगा तुम्हें। -23 GDP चल रहा है, चाइना लद्दाख आ चुका है, कश्मीर की तरफ आ रहा है, मानसिकता ने बिल्कुल बंद हो रहा है, देश का बेड़ा आज इनकी मानसिकता बिल्कुल नंगी हो गई। क्या है? ये भारत के अंदर संविधान का राज नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ शरीयत का राज चाहते हैं, इस्लामिक स्टेट का राज्य चाहते हैं। ये ISI का गुर्गे हैं। ये ISI की भाषा बोल रहे हैं। इन्होंने कभी आतंकवादियों का विरोध नहीं किया। इन्होंने मदरसा, मुझे बताइए आखिरकार क्या कारण है? संजीव कौशिक, एक सेकंड, दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं। संजीव कौशिक, दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत यह है जो राजनीतिक शरण देते हैं ऐसे तत्वों को, और वो कौन है? वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहती है तो एक रुख होता है, बाहर आ जाती है तो कहते हैं हम मुसलमानों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है तो कहती है आतंकवादियों का केस वापस लेने के लिए हम मैनिफेस्टो में डालेंगे। ओवैसी कहते हैं कि मैं आईएसआईएस का केस लड़ूंगा, जो IM के लोग हैं उसका केस लड़ूंगा। कुछ कांग्रेस के नेता कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन तो था ही नहीं, ये तो काल्पनिक था। क्यों संजीव कौशिक, ये आतंकवाद को भी दूध पिलाने का काम केवल और केवल वोट बैंक के लिए करते रहोगे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति कब तक वोट बैंक की? बोलिए संजीव। वर्षों तक एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात करती है, छल में छेद करने की बात करती है, लेकिन जब इलेक्शन तो आप एक हाथ से AK-47 भी तो हटने दो, एक हाथ से AK-47 भी तो हटने दो। कलाम साहब कहां पढ़े? कलाम साहब कहां पढ़े? कलाम साहब
कलाम साहब, आपको जानकारी है, आपको जानकारी होगी, मदरसे इतने अच्छे लगते हैं, अपने बच्चों को भेजोगे मदरसे में? आतंकवादी बन के आपके बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? नहीं, आपके बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? संजीव कौशिक, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मुसलमान के गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते रहे, मेरे बच्चे मॉडर्न स्कूल में जाएंगे, क्यों? यासिर जिलानी मदरसे में ही अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार है क्या? अपनी बात बोलिएगा, आप सुनिएगा नहीं। नहीं तो मदरसे के आधुनिकीकरण से आपको तकलीफ क्या है? इसके अलावा मदरसे के आधुनिकीकरण से तकलीफ क्या है संजीव कौशिक, यासिर जिलानी? सोचे ये सिर्फ टारगेट अरे करेंगे सुनिए तो भारतीय सही, जनता पार्टी। शहजाद भाई, यही शहजाद भाई सुनिए तो सही। अच्छा ठीक है, यासिर एक मिनट बोलने दीजिए। विद्यालय बंद कर देंगे, इनके बच्चे क्या ट्रेन बेच देंगे, बस क्या बेच देंगे, एरोप्लेन बेच देंगे, क्या करेंगे? यही करने के लिए सरकार ने लाया था आपको। सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके साथ खेलना चाहते हैं, उनके भविष्य को दांव पे लगा के अपने कंधे को चौड़ा करना चाहते हैं, अपनी राजनीति को सामने लाके बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? आपने हिम्मत है, बंद कर दीजिए। और उस समाज के जाने वाले लोगों की सब्सिडी बंद कर दीजिए, रेखा रखना चाहते हैं। बंद जाने वाले जो ये मोदी सरकार पूरी सुनेंगे नहीं आप। अरे हज जाने वाले लोगों की सब्सिडी बंद कर दीजिए, आपकी हिम्मत है तो बंद कर दीजिए। हज जाने वाले लोगों की सब्सिडी बंद कर दीजिए, सारे मदरसे बंद कर दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, बंद कर दीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार से कहा था, आपने नहीं की, इन्होंने कर दी बंद। धार्मिक ध्रुवीकरण जब इलेक्शन नजदीक में आए तो धार्मिक ध्रुवीकरण का सारा भूत निकाल के आप खड़े हो जाते हैं। अच्छा संजीव कौशिक, इससे पहले आपको कुछ समझ। संजीव कौशिक, न्यूज की डिबेट में आते तो न्यूज फॉलो कीजिए ना। आप लोग तो कुंभ मेला बंद कराने के चक्कर में सब्सिडी हज की बंद कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा था, इन्होंने बंद कर दी, और वो पैसा अब एजुकेशन में जा रहा है। थोड़ा न्यूज पढ़कर आया करें यासिर जिलानी। कमाल की बात है। कमाल की बात क्या है? अरे एक दलित की बात जुबान पे क्या आ गई? आप लोगों के पेट में आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए ना। हिंदुस्तान में कब से आपने हाशिए पर बैठाए रखा है? कभी सोचा उसके बारे में? 30 सेकंड कभी सोचा है आपने दलितों के साथ हिंदुस्तान में किस तरह का भेदभाव होता है? सोचा है वोट कभी बैंक की राजनीति का संक्रमण जो है ना बहुत बुरा होता है। 30 सेकंड रोक रहा हूँ, डिबेट अब भी जारी है। 1 सेकंड सब मेहमानों को बोल रहा हूँ कि आप रुक जाइए। 30 सेकंड हेडलाइन दिखाकर लौट कर आ रहा हूँ और बताऊंगा आपको कि ये मांग केवल उषा ठाकुर की नहीं है। मदरसों पर जो बवाल है उसके पीछे सियासी सवाल हो सकता है, पर यह मांग मुस्लिम समुदाय से भी उठ रही है कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। पर सवाल यह है कि वोट बैंक के मजबूर रखना चाहते हैं मुसलमानों को तरक्की से दूर। आएंगे 30 सेकंड के बाद। डिबेट में तमाम मेहमान बने हैं। खबर के सह प्रायोजक मदरसे पर बवाल, ये हमारा सवाल भी है, सियासी घमासान भी इस पर हो रहा है। आगे बढ़े मेहमानों की ओर, उससे पहले समझिए कि क्यों मदरसे शक के घेरे में हैं। ग्राफिक्स के जरिए नवंबर 2014 में गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो से सभी अवैध मदरसों पर निगरानी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने की एक रिपोर्ट मांगी थी। अतीत में कई मदरसों में पाया गया था कि उनका उपयोग आतंकवादियों के जरिए किया जा रहा था। बर्दवान प्रकरण उसका एक उदाहरण था। 2014 में बर्दवान विस्फोट जो हुआ था बंगाल में, उस दौरान भी एनआईए ने पाया कि जेएमबी एक आतंकवादी संगठन का मदरसे के साथ लिंक बहुत गहरा था। इसके बाद सरकार का कहना था कि कई स्थानों पर मदरसों का इस्तेमाल युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए किया जाता है और संगठन में भर्ती करने के लिए किया जाता है। आईबी ने, अधिकारियों ने भी बताया कि मदरसे जो पश्चिम बंगाल में हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी फंडिंग भी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। इशारे पर कई देशों से उनकी फंडिंग जो है लगातार की जा रही है पाकिस्तान के इशारे से। आगे बढ़ेंगे कि अवैध मदरसों पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से अरब से भी, सऊदी अरब से भी भेजा जा रहा है फंड, दुबई से भी फंड भेजा जा रहा है। जुलाई 2019 में स्टिंग ऑपरेशन में भी पाया गया कि कई मदरसों में कट्टर सोच से जहर के बच्चों में बीज बोए जा रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी 2007 में कबूला था कि जी हां, मस्जिद और मदरसों का लाल मस्जिद जैसे हमले पर आतंकी इस्तेमाल, दुरुपयोग करते हैं। और केन्या, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कई आतंकी हमलों के तार मदरसों से जुड़े हैं। और इसके अलावा भी 2013 में अमेरिका की ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने, सुनिए इस बात को, पेशावर में एक जो मदरसा है तालीम उल कुरान उल हदीस, इसको आतंकी संगठन करार भी दिया था और इस मदरसे पर अल कायदा और तालिबान से लिंक होने की बात भी बताई थी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये बात केवल बीजेपी की सरकार है इसलिए वो कह रही है। सुनिए मुसलमान ही किस तरीके से सच का सामना कर रहे हैं, पर पैनल पर बैठे कुछ लोग क्यों सच का सामना नहीं करना चाहते। सुनिए पहले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अधिकारी, पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी क्या कह रहे हैं। मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, उनको इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और उसके बाद वो पूरी तरह से जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं, या उनके आगे कोई ऑप्शन नहीं बचता। या तो वो खुद मौलवी बन जाए
और या फिर कहीं पे मेहनत मजदूरी करें, ना उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। बताइए आज तक मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले हैं, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। तो वेस्ट बंगाल में कई ऐसे मदरसे हैं जो पकड़े गए जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। 58 मदरसे, एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें कहा गया है 58 मदरसे जिहादी ग्रुप से लिंक्ड है। तो मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और सवाल यही है कि अगर मदरसों में आतंकवाद और नफरत की फैक्ट्री चल रही है तो इससे सच का सामना करने के बदले माजिद हैदरी, आप बताइए मुझे कि आप दूसरी दिशा में क्यों जा रहे हैं? वोट बैंक के नाम पर आतंकवाद और मदरसे के बचाव पर आप लग जाएंगे। एनआईए ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके अलकायदा के साथ लिंक थे, मदरसा चलाने के भेस में वो काम कर रहे थे, बर्दवान ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे। क्या नहीं करे? छोड़ दे वोट बैंक की राजनीति के चलते? बोलिए माजिद हैदरी। कहीं पे एक बम बनाने की तरकीब सिखाई जाती थी। क्या आरएसएस की शाखाओं में शस्त्र पूजा नहीं होती है? खुलेआम नहीं होती? आरएसएस की शाखा में शस्त्र पूजा को आप किससे जोड़ रहे हैं? शस्त्र का काम शाखा में विनोद बंसल आइए डिबेट है ना, सेना और पुलिस काम शस्त्र पूजा कब होती है, इसका महत्व क्या है, किस तरीके की बात आप करके जस्टिफाई? क्यों तकलीफ होती है तुम्हें? आ जाओ तो खुले आ जाओ मेरे पास शाखा में, आपका कम से कम दिमाग ठीक हो जाएगा। आप जिहादी सोच से निकल जाओगे। आरएसएस की शाखा में जब जाओगे तो कम से कम आपका हैसियत परिवर्तन भारत की तरफ होगा, पाकिस्तान की तरफ से निकल जाओगे आप। आपको जब बात मदरसों की होती है आरएसएस की शाखा नजर आती है, बात आतंकवाद की होती है तो उसमें आरएसएस की शाखा नजर आती है। अरे भाई कम से कम रावणवादी काम मत करिए। जैसा रावण करता था कि वो जागते उठते बैठते आपको हमेशा राम। एक सेकंड, मैं डिबेट में आना चाह रहा हूँ फिर से। एक सेकंड, विनोद बंसल, कम से कम उससे ही बात कर लो जो आतंकवाद के केंद्र बने हुए हैं। ठीक है, विनोद बंसल और माजिद हैदरी। पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया के आतंकवादी को हवा पानी बिजली मिलती है, वो आतंकवाद के केंद्र मदरसे हैं। उन मदरसों से जितने आतंकवादी निकले हैं दुनिया में से कैसे भी नहीं निकले। ठीक है, विनोद बंसल और माजिद हैदरी एक एक करके बात रखेंगे। एक सेकंड, विनोद बंसल और माजिद हैदरी दोनों से एक एक सवाल एक एक करके बात रखेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड विनोद बंसल, एक सेकंड। ठीक है, माजिद हैदरी, एक सेकंड, विनोद बंसल प्लीज। माजिद हैदरी, मेरा एक सवाल आपसे और एक सवाल विनोद बंसल से। विनोद बंसल एक सेकंड, वरना वक्त जाया होगा। माजिद हैदरी, आरएसएस की शाखा और आरएसएस के खिलाफ आपका हेट्रेड, हिंदुओं के तरफ आपका हेट्रेड मुझे पता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर वहां पर कोई गतिविधि अवैध चल रही है तो उसके ऊपर भी आप पाबंदी कर सकते थे, आपके साथ 10 साल सरकार थी। पर मेरा सवाल यह है कि अगर आतंकवाद की ट्रेनिंग और फैक्ट्री चल रही है मदरसों पर, तो आप जैसे विद्वान लोग जो अपने बच्चों को मदरसे नहीं भेजते, क्या वो लोग नहीं चाहेंगे कि मुसलमान बच्चे अच्छी जगह पर मॉडर्न एजुकेशन पाए, ना कि वहाबी बने? जी, मॉडर्न एजुकेशन देना और मदरसे को बदनाम करने में फर्क है। आपके और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं माजिद? मैं हिंदुओं से चिल्ड्रन को करता, हिंदू मेरे भाई हैं। माजिद, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बताइए? आपस में बैर रखना। जी माजिद, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? जी, मेरे बच्चे कहीं नहीं पढ़ते। कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे? मदरसे में? मेरे बच्चे है ही नहीं, कहाँ पढ़ेंगे? तो आपके भतीजे होंगे, भांजे होंगे, भतीजे भांजे कहाँ पढ़ते हैं? आप कहाँ पढ़े? मदरसे में? देखिए, मैंने खुद कौन सी स्कूल में भांजे भतीजे कहाँ पढ़ते हैं? भांजे भतीजे कहाँ पढ़ते हैं? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा है। वाह 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 वाह, अपने भांजे भतीजों को तो मिशनरी स्कूल में पढ़ाएंगे, अंग्रेजी सिखाएंगे। मदरसे में गरीब मुसलमान के जो लड़के जिनका पत्थरबाज की तरह इस्तेमाल करना है, जिनको कुरान बनाना है, वो वहां पे पढ़े। ये आपका दोगलापन। अपने बच्चों को तो मॉडर्न स्कूल में पढ़ो। वहां से मैंने पढ़ा है, लेकिन उसी विनोद बंसल देखिए इनका दोहरा चरित्र। डॉक्टर फारूक ने भी पढ़ा है और बहुत ही बड़े नेता ने भी पढ़ा है। ये जो नेता करते हैं ना जी, आप देखिए फारूक अब्दुल्ला के बच्चे कहाँ पढ़े, मानूआ मुफ्ती के बच्चे कहाँ पढ़े, उमर अब्दुल्ला के बच्चे कहाँ पढ़े, और बाकी कश्मीरी नेताओं का, अलगाववादी नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़े। ये सब बातें एक्सपोज हो चुकी हैं। और ये जो भोले वाले जो मुसलमान हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं मदरसे के माध्यम से, जिहाद के माध्यम से, आतंकवाद के माध्यम से, मुल्ला का इस्लाम पढ़ा करके। आप शाखा क्यों नहीं बंद कर देते? आप शाखा बंद कर दीजिए ना। आप शाखा में कुरान शरीफ लाइए, बाइबल लाइए, मुसलमानों को लाइए। आप शाखा में बुलाइए ना मुझे भी। मुझे बुलाइए शाखा में प्रचार करने के लिए। भारत के अंदर मैं चाहते हैं कि भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ बुलाइए शाखा में मुझे।
बुलाइए मुसलमानों को ठीक है, संजीव कौशिक और यासिर जिलानी ऑन स्क्रीन पर। ठीक है, संजीव कौशिक और यासिर जिलानी दोनों मेहमानों को ठीक है, दोनों मेहमानों से कह रहा हूं 1 मिनट का ब्रेक लीजिए। संजीव कौशिक, यासिर जिलानी स्क्रीन पर आएंगे। संजीव कौशिक, मुसलमानों की साक्षरता की प्रतिशत 57%, हिंदुओं, एक सेकंड सर, सवाल तो सुन लीजिए ना सर, आप राहुल गांधी की तरह क्या क्वेश्चन पेपर के पहले आंसर सुनिए। हिंदू की साक्षरता की रेट 63%, ईसाई की 74%, सुन लीजिए सवाल सुनिए, बौद्ध की 71%, मुसलमान 57% पर अटका हुआ है। पर फिर भी संजीव कौशिक का दिल नहीं करता कि मुसलमान का गरीब बच्चा एक अच्छी स्कूल में शिक्षा पाले। 30 सेकंड दे रहा हूं आपको, क्यों वोट बैंक के लिए आप मुसलमानों को अपना हथियार बना रहे हैं? आप हमसे सवाल करें, इससे बेहतर है कि मेरा सवाल केवल आप यासिर भाई तक पहुंचा दें कि क्या उषा ठाकुर ने जो स्टेटमेंट दिया, सरकार उस स्टेटमेंट के साथ है? क्या सरकार पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को बंद करना चाहती है? ऐसा कोई नीति है? या फिर जो सब्सिडी दिया जाता है हज के लिए वो सारी बंद करने जा रही है सरकार? क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है उसका जवाब दीजिए ना सर। इलेक्शन के समय ही, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, क्या सरकार, केंद्र सरकार उस आप मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं चाहते? ये बताएं हिंदुस्तान की आप मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं चाहते? Why do you not? देखिए गायब हो गए साहब, मैंने सवाल किया, गायब हो जाएंगे ना, मैंने सवाल किया उनसे। मुझे बताइए मुसलमानों की तरक्की से आपको क्या दिक्कत है? अरे साहब, मैंने सवाल किया, उनको जवाब देने दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं या नहीं? वो जान जाएंगे कि आप डर दिखाते हैं संघ परिवार का, या पल्ला झाड़ रही है। देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये है या नहीं है उनके स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यासिर जिलानी, मेरे सवाल का तो जवाब नहीं है, राहुल गांधी की तरह बच गए सवाल से। आप बताइए कि ये मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते मदरसा मॉडर्नाइज हो? मैं जवाब देखिए, ये नहीं चाहेंगे कभी भी। इन्होंने मैंने पहले भी कहा, और आप देखिए कि जब भी कभी मुसलमानों के फलाह बहबूद की तरक्की की बात होती है तो इन जैसे लोग आ जाते हैं। मुस्लिम स्कॉलर जो आते हैं, इनको चाहिए कि अच्छी बातें करें तो वो आरएसएस और बीजेपी के नफरत में अपना वक्त निकाल देते हैं। तो ये इनकी जो सोच है, ये खुद इनको खत्म कर रही है। मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव वे में बात करें तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे, ये बेहतर कर पाएंगे। अब मैं आपके सवाल का जवाब देने नहीं बैठा हूं, मैं एंकर के सवाल का जवाब देने बैठा हूं। आप कुछ भी मनगढ़ंत बातें कर दें तो मैं आपका जवाब दूंगा क्या? आपके पास कोई सोच नहीं, कोई आइडिया नहीं, आप सिर्फ प्रहार करना जानते हैं, आप अच्छी बातें करना नहीं जानते, आप सरकार से नफरत करते हैं, इसलिए सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते हैं। अरे साहब, आप सरकार में हैं, आपको देश की जनता ने चुन के बैठाया है और आप अरे सरकार में मैं हूं तो मैं जो सरकार कर रही है, जो सरकार 5,000 करोड़ का बजट मुसलमानों को ले दिया है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं जो हुनर हाट के थ्रू मुसलमानों के लिए काम कर रही है, अल्पसंख्यक के लिए काम कर रही है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। धर्मवीर चौधरी को मौका कम मिला। धर्मवीर चौधरी, संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था। मैं चाहता हूं उनके संविधान के तहत ये कहा गया है कि सरकारों का धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। धार्मिक करना है तो सरकारी पैसे का इस्तेमाल क्यों हो, और अगर करना ही है तो फिर गौतम बुद्धा के भी टीचिंग को सिखाया जाए, केवल कुरान क्यों सिखाया जाए सरकारी खर्च पर? इसमें क्या गलत बात है? गीता को भी सरकारी खर्च पर सिखाओ, बाइबल को भी सिखाओ। क्या गलत बोल रहा हूं? मैं तो आम्बेडकर जी की बात को आगे कर रहा हूं, बताइए क्या गलत बोल रहा हूं? शहजाद भाई, ये सरकारें बाबा साहब के संविधान से नहीं चलाते हैं, ये अपने मनुस्मृति और इन दूसरे तरीके के उससे चलाते हैं। आज संविधान की शपथ लेकर के संविधान को तार-तार करने का काम ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें करती हैं। इनको करना धरना कुछ नहीं है। जब पिछला बिहार बीजेपी का चुनाव था, अमित शाह वहां चुनाव लड़वा रहे थे तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे, और वही नीतीश कुमार बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। तो ये बीजेपी के लोगों को करना धरना कुछ नहीं है। ये मदरसों को हाईटेक बनाए, ये मदरसों को जो है बच्चों को वहां से वैज्ञानिक बनाए। इनकी जो है शिवराज सिंह की सरकार थी मदरसों को लेकर के, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? और इनको करना कुछ नहीं है, इनको खाली वोट की राजनीति करनी है और एक समाज को टारगेट करना है, चाहे वो छोटा नेता हो चाहे वो बड़ा नेता हो। ये आतंकवादियों को अफगानिस्तान में छोड़ने जाते हैं, ये पाकिस्तान में जो है महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाते हैं और फिर बयान देते हैं मदरसों पर। तो इनकी नीति और नीति में फर्क है। ये दोहरी नीति अपनाते हैं बीजेपी के लोग। जो कांग्रेस ने किया वही आज बीजेपी कर रही है। जो कांग्रेस की हालत हुई है वही आगे बीजेपी की हालत हो गया है।
तमाम मेहमानों से कहूंगा माफी के साथ, समय इतना ही था, पर मदरसों पर बवाल जो हमारा हैशटैग था, ये तो होना ही है। होना इसीलिए है क्योंकि संविधान लोकतंत्र की चिंता नहीं है, ना कि मुसलमानों की चिंता है। मुसलमान तो बेचारा गरीबी और गुर्बत में पड़ा हुआ है, और उसके लिए क्या किया गया सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बता दिया है। सवाल ये है कि चुनाव है, और चुनाव में मुसलमान वोट बहुत अहम है, तो एक ध्रुवीकरण करेगा और दूसरा बताएगा कि देखो ये तुम्हें खत्म कर देंगे, हम आपको बचाएंगे। लिहाजा वोट बैंक की राजनीति मदरसों के नाम पर वोट बैंक का समझ रहे होंगे आप भी, मैं भी समझ रहा हूं। इधर ही रुकेंगे, मदरसों पर बवाल, ये हमारा हैशटैग